गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग प्रॉपर 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है सेट। तो हम लोग सेट को आज थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर चैप्टर के डिफ़िकल्टी लेवल पर बात करें तो ये आसान चैप्टर होता है और बेसिकली जेई मेंस में एक क्वेश्चन इससे एवरी ईयर पूछा ही जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि अच्छा ये सेट बोलने का क्या मतलब है, सेट क्या होता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट is called set. तो the well defined collection of distinct object is called set. तो हमको ये बात समझना है यहाँ कि अच्छा well defined बोलने का क्या मतलब है। अगर हम ये लिखते हैं कि the collection of the well defined collection, तो कलेक्शन और वेल डिफाइंड कलेक्शन में क्या डिफरेंस। तो पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन से इसी बात को समझते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है कि जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स, हमको ये बताना है कि इसमें से ये जो लिखा हुआ है इसमें से किस कलेक्शन को हम सेट्स बोलेंगे और किस कलेक्शन को हम सेट्स नहीं बोलेंगे। तो जैसे फर्स्ट है कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, क्या हम इस कलेक्शन को वेल डिफाइंड बोलेंगे। तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग क्रिकेट प्लेयर गुड हो सकता है। तो ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो हम बोलेंगे कि द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है क्योंकि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर दूसरा देखें, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये कलेक्शन सेट होगा। तो आंसर होगा नहीं। ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है क्योंकि अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग एनिमल डेंजरस हो सकता है। तो इस कलेक्शन को भी हम सेट्स नहीं बोलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो अगर हमारे क्लास में 10 गर्ल्स है और उसके कलेक्शन को हम नोट डाउन करते हैं तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। येस, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन क्योंकि वो फिक्स है। तो ये जो कलेक्शन है ये सेट्स है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटेन बाय राइटर प्रेमचंद्र। अब प्रेमचंद्र से जो भी बुक्स वो लिखे हैं उसके कलेक्शन को क्या हम सेट्स बोलेंगे। तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। येस, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन क्योंकि अगर हम 5 नॉवेल उनका कहीं लिखते हैं तो ये फिक्स है, ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है कि ये प्रेमचंद्र ही लिखे हैं। तो इस कलेक्शन को हम सेट्स बोलेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यस, अगर हम बोले 2, 4, 6, 8, इस कलेक्शन को क्या हम सेट बोलेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। 2, 4, 6, 8 इज एग्जाम्पल ऑफ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइन्स इन अ पार्टिकुलर प्लेन, अगर हम इस प्लेन पर 5 लाइन ड्रॉ कर दिए और उसका नेमिंग ABCDPQ ऐसा कुछ कर दिए और उसके कलेक्शन को अगर हम लिखें तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट्स होगा। द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या ये वेल डिफाइंड है। अब अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग ब्यूटीफुल गर्ल्स हो सकता है, तो ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी सेट्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो पहले जो यहाँ हम डेफिनेशन लिखे कि द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, तो वेल डिफाइंड का मतलब हमको समझ में आया। अब यहाँ से इसके आगे हमको ये समझना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और सेट्स को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स लिखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो बेसिकली हम लोग सेट को 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो तरीका है रिप्रेजेंट करने का उसको हम लोग बोलते हैं
फर्स्ट तरीका को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और जो दूसरा तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। आगे एक और तरीका से हम लोग करते हैं जिसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली हम लोग दो तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म, उसी को रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं कि a इक्वल टू 2 4 6 8, तो इस तरह से अगर करली ब्रैकेट दे करके हम इसमें एलिमेंट लिखे 2 4 6 8 कॉमा दे करके, तो ये एक सेट है। और ये जो सेट है ये इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो करली ब्रैकेट में कॉमा दे करके एलिमेंट को लिखना ये रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म कहने का मतलब इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब प्रॉपर्टी फॉर्म बोलने का मतलब कि ये जो नंबर्स है इसमें अगर कोई भी प्रॉपर्टी हमको दिखता है उसके थ्रू इसको एक्सप्रेस करना, तो हम करके दिखाते हैं। जैसे a इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे x सच दैट x। अब सच दैट मतलब जो बात हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म ऑफ x, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। और एक और कंडीशन है कि n जो हमारा है वो 1 से 4 तक है। अब अगर हम देखें तो ये जो बात यहाँ लिखा हुआ है और ये जो बात लिखा हुआ है ये दोनों एक ही बात लिखा हुआ है, लेकिन ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये ऐसे कॉमा दे करके लिखा हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म और इसको हम लोग बोलेंगे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। अब ये कैसे, एक दोनों एक ही बात है। जैसे हम बोले n बिलोंग्स टू n, ये एक सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू बोलने का क्या मतलब है? जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं कि a इक्वल टू एक सेट है और इसमें एलिमेंट है 2 3 4। अब अगर हम लिखें कि 2 और डैश a, हम पूछना चाहते हैं कि क्या 2 इस सेट से का मेंबर है या नहीं है, तो बिल्कुल है, 2 इसी से आया है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू a। इसका मतलब है, इसको इप्सिलॉन बोलते हैं और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। मतलब ये कि ये जो 2 है वो इसी a का मेंबर है। तो यहाँ जब हम लिखे कि n बिलोंगिंग टू n, कहने का मतलब ये है कि ये जो n है ये नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करता है, मतलब n नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 इस तरह से। और यहाँ हम डिफाइन भी किए कि हमारा जो n है वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा और फाइनली 4 होगा या 4 से कम होगा। तो n क्या क्या हो सकता है? n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो जब n का वैल्यू 1 होगा तो x 2 आ जाएगा, जब 2 होगा तो 4 आ जाएगा, 3 होगा तो 6 आ जाएगा और जब 4 होगा तो 8 आ जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों एक ही बात है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे और ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। कुछ नोटेशंस भी हमको आना चाहिए। नोटेशंस क्या क्या आना चाहिए? जैसे हम अगर बोलते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट होता है n से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लिखें कि सेट ऑफ रियल नंबर, तो इसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लिखते हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो इसको हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लिखते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसको हम लोग कैपिटल I और Z दोनों ही सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ नोटेशंस है, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब कुछ हमारे सामने क्वेश्चंस है जो अभी हम लोग सीखे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, उसको हम लोग करके और थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स write the following sets in set builder form। सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट्स हमारे पास क्या है, सेट्स है कि a इक्वल टू -1 0 1 2 3 डॉट डॉट 8। अब ये सेट है, तो अभी अगर हम देखें तो ये सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ऑब्वियसली रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म, जो आप बोलिए, क्योंकि ये कॉमा दे दे करके एलिमेंट्स लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसमें कोई एक प्रॉपर्टी ढूंढना है और उसमें उसको एक्सप्रेस करना है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि a इक्वल टू एक्स सच दैट, ये अगर देखा जाए तो x इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंगिंग टू I एंड x इज इक्वल टू एंड x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 to 8। अब क्या ये और ये एक ही बात है, हम क्या लिखे हैं कि x बिलोंगिंग टू I, मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि x इंटीजर है और वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 8 तक। तो -1 से अगर 8 तक होगा तो क्या क्या मेंबर आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 0 1 2 ऐसा 8 तक। तो ये भी वही बात लिखा हुआ है। तो यहाँ हम ये लैंग्वेज में लिख लिए और ये जो लिखा हुआ है ये कॉमा दे दे करके लिखा हुआ है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म और ये हो गया टेबुलर फॉर्म। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, b इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हमको लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि b इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3m, क्योंकि ये सारा ही 3 का मल्टीपल है, एंड m बिलोंगिंग टू n, मतलब m नेचुरल नंबर है और m कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, m1 से, बस यही, क्योंकि ये इंड नहीं कर रहा है तो ये लिखने का हमको कोई मतलब नहीं, बस हम ये लिख दिए कि m नेचुरल नंबर है, बस इतना ही हो जाना चाहिए। कैसे, ये भी समझाते हैं। अगर m नेचुरल नंबर है तो कहाँ से m स्टार्ट होगा, 1 से। तो अगर m का वैल्यू 1 हो गया तो 3 आ जाएगा, 2 होगा तो 6 आ जाएगा, 3 से 9 आ जाएगा, 4 से 12 आ जाएगा, और ऐसे ही m बढ़ते जाएगा और ये वैल्यू हमको मिलते जाएगा। तो ये और ये एक ही बात है, बस अलग अलग फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है c इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब इसको हमको लिखना है इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आयोटा कहने का मतलब क्या है, आयोटा मतलब इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर बेसिकली क्या होता है कि ये नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो फर्स्ट इमेजिनरी नंबर जो हम लोग बोलते हैं वो अंडर द रूट -1, और इसी को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आई का फुल फॉर्म जो है वो होता है आयोटा। तो अब यहाँ 2 रियल नंबर है, 2 इमेजिनरी नंबर है, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखें, मतलब प्रॉपर्टी में कैसे लिखें। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि c इक्वल टू एक्स सच दैट x टू द पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0। बस इतना ही। अब अगर हम ये बोले कि ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है x टू द पावर 4 -1 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यही है। कैसे, ये हम आपको समझाते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएं x टू द पावर 4 -1 इक्वल टू 0,
तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, फैक्टराइज कर लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो अगर हम इस फैक्टर को 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 करेंगे, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 करने जाएंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होगा और एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस 1, पीछे प्लस माइनस, तो इसी को आई बोलते हैं। तो यहाँ से प्लस माइनस आई आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसका 2 रियल रूट है और 2 इमेजनरी रूट है, और 2 इमेजनरी रूट यही है आई और माइनस आई, और रियल रूट है 1 एंड माइनस 1। तो इसको भी हम लोग लिख लिए। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अभी हम लोग टेबुलर फॉर्म वाले को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे थे, अब हमारे सामने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ होगा और उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे फर्स्ट है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -1 से x ग्रेटर है एंड लेस देन 9 है। तो ये हमको लैंग्वेज में लिख के दिया हुआ है और इसी को हमको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू, अब x यहाँ क्या है, इंटीजर, और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, -1 to 9। तो -1 to अगर 9 है तो -1 से 9 तक में कौन कौन सा इंटीजर हमको मिल सकता है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 9 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 9 से लेस देन एक्स है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो हम सेट्स को अगर ऐसे लिख दिए तो ये हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और दूसरा है कि b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -2। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, b इक्वल टू एक्स हमारा -2 से बड़ा होना चाहिए और ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो -2 से ग्रेटर क्या क्या नंबर मिल सकता है, -1, फिर 1, 3, 5, 7 एंड डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही सारा ऑड नंबर हमको मिलता जाएगा। तो सारे ऑड इंटीजर को हम ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, वो एक ही बात होगा। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 5 से x ग्रेटर है एंड लेस देन और इक्वल टू 26 है। तो ये भी लिखना आसान है, कैसे लिख लेंगे, c इक्वल टू नेचुरल नंबर होना चाहिए और 5 से ग्रेटर है। अब 5 से अगर ग्रेटर है तो क्या क्या वैल्यू मिल सकता है, 6, 7, 8, 9 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट हमको कहाँ तक जाना है, 26 तक। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4। ये है कि d इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलने का क्या मतलब है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलने का मतलब है कि 1 का क्यूब रूट निकालना। तो बेसिकली हम लोग लूजली बोल देते हैं कि 1 पे पावर अगर 1/3 है तो ये 1 होगा। ऐसा सही नहीं है। 1 पे पावर 1/3 को अगर हम x मान लेते हैं, 1 होगा लेकिन वो एक वैल्यू होगा, उसके अलावा भी वैल्यू पॉसिबल है। इसको अगर हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर उधर जाके x क्यूब, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा।
अब इसको इधर ले आए तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब में, तो क्या हो जाएगा फैक्टर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जब हम इसको 0 करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा, लेकिन जब हम इसको 0 करने जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 करने जाएंगे तो एक्चुअली यहाँ से भी हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा, लेकिन वो 2 वैल्यू रियल नहीं होगा, इमेजिनरी होगा। तो एक्चुअली टोटल 3 वैल्यू हमको मिलने वाला है। तो यहाँ से जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के रूट्स निकालते हैं तो वो रूट्स आएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक रूट आएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो ये जो बोला गया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये 3 होता है, 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। हालांकि इसको एक पार्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है इस वैल्यू को, इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं कि d इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऐसे सिंबॉलिक लिख सकते हैं या आप ये वैल्यू भी यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, अब इससे एक और बात समझ में आता है कि अच्छा अगर हम ये लिखें कि क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा, तो बेसिकली एक आंसर 2 होगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 8 से 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, एक्चुअली 3 आंसर पॉसिबल होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 5, ये है कि E इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड -4 इक्वल टू 0। तो अब ये एक इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वही हमको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, क्या लिख देंगे -b यानी -1 प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर 1, माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4ac यानी 16/2। तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस √17/2 और एक वैल्यू आ जाएगा -1 माइनस √17/2। तो हम क्या लिख देंगे कि E इक्वल टू -1 प्लस √17/2 कॉमा -1 माइनस √17/2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि f इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, लेस देन 24। तो हमको क्या करना है यहाँ कि 24 से पहले जितना भी प्राइम नंबर है वो सबको हमको यहाँ मेंशन करना है। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 23 के बाद 29, लेकिन हमको कहाँ तक 24 से पीछे ही रहना है, तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारा प्राइम नंबर है जो कि 24 से पहले आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रॉब्लम है कि g इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, sum of whose digits is 4। हमको वो 2 डिजिट का सारा नंबर लिखना है जिसमें डिजिट का सम 4 हो रहा हो। तो क्या क्या नंबर हो सकता है, एक तो 40 हो सकता है, अगर हम ये दोनों डिजिट को ऐड करें तो सम 4 आ जाएगा। एक 31 भी हो सकता है, अच्छा अब 13 भी हो सकता है, अच्छा उसके बाद 22 हो सकता है, क्योंकि इसमें भी जो डिजिट का सम है वो क्या आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। अब अगर हम देखें कि ऐसा कोई और डिजिट होगा जिसमें दोनों डिजिट का सम
और 4 हो तो अब ऐसा कोई नंबर हमको 2 डिजिट में तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा जिसका सम 4 हो रहा हो, तो ये 4 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि h इक्वल टू x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। अच्छा, x जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और एक्स स्क्वायर का वैल्यू 40 से कम होना चाहिए, तो वो सारा इंटीजर हम लिख लेंगे। अगर x 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर 40 से कम होगा, 2 अगर हो गया तो 4 40 से कम होगा, 3 हो गया तब भी कम होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। अगर हम यहाँ 7 लिखेंगे तो वो 49 हो जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग बस 2 ही बात डिस्कस किए कि व्हाट इज सेट एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम सेट्स को 2 तरह से लिखते हैं, एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म और एक लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।